डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्लास 10th के BSEB मैथ ऑफिशियल मॉडल पेपर 2021 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में आता है का सॉल्यूशन देखेंगे और इससे आपको ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में और बनाने में सहयोग मिलेगा और ये क्वेश्चन आने की तीव्र संभावना है, इसीलिए अंत तक ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर तथा 14 मीटर है। तो त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं और रेडियस को r से डिनोट किया जाता है, तो r बराबर 4 मीटर। उसके बाद ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट बोलते हैं और हाइट को h से डिनोट किया जाता है, h दिया गया है 14 मीटर। उसके बाद पूछा जा रहा है बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो बेलन के आयतन को 20 से सूचित करेंगे, बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। ये आपको याद रखना होगा ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काम आ सके। तो पाई का मान जब तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता तब तक 22/7 लेते हैं, गुने में r स्क्वायर, मतलब r को 2 बार लिखेंगे 4 गुने 4 और h का मान 14 दिया गया है। तो 7 दूना 14 और इसको गुना कर देंगे 22 गुने 4 गुने 4 गुने 2, तो 22 चौक 88 और ये 8, तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 8 64 8 70, तो 704। और जो आयतन का जो यूनिट होता है वह क्यू में होता है, तो मीटर क्यू हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11, डॉट डॉट के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो पहला पद आता है उसको ए बोलते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो पद आएगा इसको A2 बोलेंगे और यहाँ पे हमको D निकालना होगा, तो D बराबर होता है प्रत्येक दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना, यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे तो सार्वअंतर निकल जाएगा। तो यहाँ पे A2 बराबर हो जाएगा 5, तो 5 माइनस 2 बराबर 3 हो जाएगा। अब कहता है कि 20 पदों का अंतर ज्ञात करने के लिए, तो 20 पद का अंतर, तो यहाँ पे n बराबर 20 दिया गया है, तो Sn बराबर हमको फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। आप इसको याद रखेंगे ताकि ये किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर सके। तो यहाँ पे S20 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू 20 लेंगे अपॉन में 2 इंटू 2 और a का वैल्यू 2 गिवन है प्लस n का वैल्यू गिवन है 20 माइनस 1, d का वैल्यू भी निकाल लिए हैं तो 3 हो जाएगा। तो ये डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा, या अभी डिवाइड नहीं करेंगे, पहले रूल के मुताबिक करेंगे। तो सबसे पहले करना होगा ब्रैकेट का वर्क, उसमें भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करना होगा। तो ये 2 गुने 2 आप प्लस 20 में से 1 को घटाएंगे तो 19 होगा और 19 को 3 से गुना करेंगे तो 57 हो जाएगा। यहाँ पे 20/2 और इसको गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, आप प्लस में 57 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20/2 और इधर ब्रैकेट का काम करेंगे तो 57 4 61 हो जाएगा। और अब यहाँ पे 20/2 गुने 61 करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो गुना का साइन हो जाता है, तो 10 दूना 20 हो जाएगा और 10 को 61 से गुना करेंगे तो 610 हो जाएगा आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, उस समांतर श्रेणी का पदांतर ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38। तो यहाँ पे लिख सकते हैं A11 बराबर 38, तो A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D बराबर 38। मतलब ये आप एक ट्रिक समझ लीजिए कि जितना भी पद को लिखना होगा तो उसमें
एक को जोड़ के और जितना है उसमें एक घटा के डी के साथ लिख देंगे तो हो जाएगा। मतलब ये कि आप इसको अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ ऐसे निकाल सकते हैं, n बराबर 11 दीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पे निकल जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। उसके बाद पुनः दिया गया है 11वां पद 38 है, ये लिख चुके हैं। यहाँ पे दिया गया 16वां पद 73 है, तो a16 बराबर 73 हो जाएगा। तो a16 को फिर उसी तरह से लिख सकते हैं a, आप प्लस में 16 में से 1 घटा देंगे तो 15 हो जाएगा और d के साथ लिख देंगे बराबर 73। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट से। तो ये कैंसिल हो जाएगा, घटाएंगे तो 15d में से 10d को घटाएंगे तो 5d हो जाएगा बराबर 73 में से 38 को घटाएंगे तो 13 में से 8 घटा 5, 6 में से 3 घटा 3, तो यहाँ पे 5 7 35 हो जाएगा, d बराबर 7 आ जाएगा। अब d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 10d इक्वल टू 38। तो यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड करना है और d का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं तो पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे a हो जाएगा, आप पहले 10 को 7 से गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा और बराबर में 38 है। तो यहाँ पे a बराबर 38 देंगे और प्लस 70 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है, प्लस रहता है तो माइनस में हो जाता है और माइनस रहता है तो प्लस में हो जाता है, गुना रहता है तो भाग और भाग रहता है तो गुना में हो जाता है। तो a बराबर, अब 0 में से 8 ने घटा तो कैरी करेंगे तो यहाँ पे 5 लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 घटा 2 और ये 6 बच जाएगा, 6 में से 3 घटेगा तो 3 हो जाएगा और ये बड़ा वाला अंक है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ समांतर से डी का पदांतर ज्ञात करें। पदांतर का मतलब होता है पद का अंतर, मतलब ये कि समांतर से मतलब डी ही ज्ञात करना था। तो ये आंसर यहाँ पे ही कंप्लीट हो गया था। आप यहाँ से ए भी पता चल जाता है। और अगर इसी क्वेश्चन को कहता है कि उस समांतर से डी ज्ञात करें, समांतर से डी लिखे, तो आप लिख सकते थे a बराबर -32 और उसके बाद a2 बराबर लिख सकते थे a प्लस डी। तो यहाँ पे दूसरा पद निकल जाता। उसके बाद a3 बराबर लिख सकते थे a प्लस 2d, मान बैठाते चलते और आगे समांतर से डी बनते चलता। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है संख्याओं 72 और 120 का लॉसो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि को जान लेंगे। वैसा गुणनखंड जिसका केवल 2 गुणनखंड होता हो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे 72 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड, तो 72 का हम एलसीएम निकालेंगे तो निकलेगा, 2 से भाग देंगे तो 36 हो जाएगा और फिर 36 का आधा 18 हो जाएगा, फिर 18 का आधा 9 हो जाएगा, 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब इसी तरह से 120 का निकालेंगे तो 120 का आधा 60 हो जाएगा, फिर 60 का आधा 30 हो जाएगा और 30 का आधा 15 हो जाएगा, 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो 120 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। जो दोनों में कॉमन आता है तो उसको लिख लेते हैं सिंगल। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और ये दोनों बच गया तो इस दोनों को भी लिख देंगे और इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 3 24 किया 72 5, तो ये हो जाएगा 360। अगर इसी में कहता कि HCF निकालने के लिए तो बस जो दोनों में कॉमन मिल रहा है उसी चीज को लेते हैं, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो अधिकतम सार्व गुणनखंड हो उसी चीज को लेंगे। और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लेक्शन, मतलब ये कि जो न्यूनतम जो सार्व गुणनखंड होता है उसको लेते हैं और उसको मल्टीप्लेक्शन कर देते हैं, बाकी बात जो बच जाता है उसके साथ। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
पांचवा क्वेश्चन है 2y² प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 2 से भाग दीजिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2y² प्लस 3y प्लस में 1, इसको भाग देना है y प्लस 2 से। तो यहाँ पे 2y² में y से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या, इसको 2y² को हम लिख सकते हैं 2 गुने y गुने y। मतलब ये है कि पावर में जो संख्या रहता है उतनी बार उस चीज को लिखेंगे बटा y। तो y को y से कैंसिल करेंगे तो 2 को y से गुना करेंगे तो 2y बच जाएगा। तो मतलब ये यहाँ पे 2y से इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे 2y² हो जाएगा। मतलब ये है कि हमेशा कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ऐसा टर्म को लिखे ताकि इसको और इसको गुना करने पर इतना आ जाए और ये कैंसिल हो जाए। उसके बाद प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा और y ये रहा तो 4y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, घटाएंगे और इसको भी घटाएंगे, तो ये घटाएंगे तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 4 में से 3 घटेगा तो y हो जाएगा। लेकिन ये 4 जो है ये बड़ा है इसलिए माइनस लग जाएगा। अब प्लस में 1, यहाँ पे अब माइनस है और यहाँ पे प्लस तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि साइन प्लस नहीं लिखा जाता है। हम हमेशा समझेंगे कि अगर किसी के पीछे साइन नहीं लिखा हुआ हो तो वो प्लस में ही है, यानी कि धनात्मक में ही होता है। तो यहाँ पे माइनस लेंगे ताकि प्लस और माइनस माइनस हो पावे और कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे -1 लेना होगा, क्योंकि अगर किसी भी वेरिएबल को या किसी भी टर्म को 1 से गुना करते हैं तो जिससे गुना करते हैं उतना ही आ जाता है। मतलब ये कि इसमें गुना कर रहा है ना तो इतना ही आ जाएगा। तो -y, उसके बाद +1 को -1 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे करेंगे माइनस, मतलब ये कि माइनस करेंगे घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे उसी तरह से प्लस हो जाएगा और 2 और 1, मतलब ये कि मेन जो अब साइन हो जाएगा ये हो जाएगा। अब 2 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। मतलब ये इसको शेष या शेषफल कह सकते हैं और इसको भागफल कह सकते हैं। तो इतना प्राप्त हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखेंगे छठा क्वेश्चन, सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है उसमें सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये कर चुके हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में ऑलरेडी दिया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस तरह से हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो जो भी चीज को सिद्ध करना होता है जस्ट उसके अपोजिट मान लेते हैं। मतलब ये है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, और जब पढ़ाए थे तो उस टाइम बताए थे कि परिमेय संख्या का क्या डिफिनेशन होता है और क्या रूल होता है। जब परिमेय संख्या माने हैं तो इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर देंगे। 3√2 बराबर p/q परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिए। इसके अलावे भी 2 कंडीशन होता है कि p एंड q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q0 = 0 होना चाहिए, यानी कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के बराबर हो जाता तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं √2 ये 3 को बराबर के इस साइड ले आ सकते हैं, तो p/q और प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा √3। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या है कि ये इसको अगर अभी और सॉल्यूशन कर लेते हैं √2 और इसको यहाँ पे एक बैठा सकते हैं तो q और 1 का एलसीएम q हो जाएगा, और q में q से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और p से गुना करेंगे तो p हो जाएगा माइनस। अब q में 1 से भाग देंगे तो q हो जाएगा, और q को 3 से गुना करेंगे तो 3q हो जाएगा। मतलब ये कि यहाँ पे हम ये √2 जो निकला है ये अपरिमेय संख्या निकला है। और यहाँ पे अगर p का मान हम अगर मान लेते हैं कि 5 ले लिए हैं, और यहाँ पे 3 है और ये गुना में है, तो समझ लेते हैं कि हम यहाँ पे q का मान ले लिए हैं 1। तो 3 गुने
1। यहाँ पे जब 1 लिए तो यहाँ पे भी 1 ही लेना होगा, तो मतलब 5। और यहाँ पे पहले गुना करेंगे, गलती से यहाँ पे घटा नहीं देंगे, तो 3 में से 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये अपोन में 1 हो जाएगा, 5 में से 3 घटा 2 हो जाएगा, अपोन में 1 हो जाएगा। ये परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे और भी इसको अलग तरीका से भी बना सकते हैं, इतना इनफ है 2 नंबर के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारी मान्यता गलत हो जाएगा। गलत है, और हमारी मान्यता गलत हो जाएगा, तो अतः जो माने थे 3√2 वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद g इंटू एक्स बराबर x² माइनस 7x प्लस 6 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जानेंगे, और अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ जीरोज बोलते हैं, यानी इसको हिंदी में बोल सकते हैं शून्यकों का योग या मूलों का योग बोल सकते हैं। ये होता है -b/a। तो यहाँ पे जो ये g इंटू एक्स जो बहुपद है उसमें x² का गुणांक 1 है, मतलब ये कि 1 को x² से गुना करेंगे फिर भी x² ही आएगा। तो यहाँ पे a बराबर 1 लिख सकते हैं, और b बराबर -7 लिखेंगे क्योंकि x का गुणांक -7 है, और c बराबर यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखेंगे जो भी वो इसी आधार पे लेंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिए हैं, और b का मान यहाँ पे -7 लिए हैं, और 2 साइन एक साथ नहीं लिख सकते इसीलिए ब्रैकेट का यूज करेंगे -7। और यहाँ पे अब इसका मतलब अपोन होता है, मतलब ये कि इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे a का मान यहाँ पे 1 निकला है, तो माइनस और माइनस को गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। और आप अगर इस तरह से पूछ दे कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पूछ दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा का तो मान लिख दिए हैं। अगर पूछ दिया जाए अल्फा गुने बीटा बराबर, तो इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, c/a होता है। तो ये याद रखेंगे ताकि कभी भी यूज कर सकते हैं। और आपको लगता हो थोड़ा भी बेटर और लगे कि अब फायदा का है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना विचार व्यक्त कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम रेगुलर वीडियो बना सकें। और अगला क्वेश्चन अभी देखेंगे। अब देखेंगे 8वां क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² - 7 के शून्य ज्ञात करें। मतलब ये है कि इसको शून्य के बराबर करना होगा, और जो भी दूगो x का मान होगा वही उसका शून्यक हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे x² - 7 को लिख सकते हैं 0 के बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x², अब बराबर है तो बराबर का यूज करेंगे, चूंकि 0 और 7 कांस्टेंट होता है। हालांकि 0 को जरूरी 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो 0 और -7 बराबर की इस साइड जाएगा, तो अभी बताएं कि साइड चेंज हो जाएगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस में है तो +7 आ जाएगा। यहाँ पे x² बराबर 7 लिख देंगे, और यहाँ पे x का मान निकालना है, इसीलिए बराबर ये जो स्क्वायर होता है बराबर की इस साइड चलाएगा तो रूट अंदर चढ़ जाएगा, और इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो प्लस माइनस दोनों में निकलेगा। और उसके बाद कहता है शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्याङ्कों का योग होता है, को का योग बराबर -b/a होता है, अभी बताए हुए थे। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और b यहाँ पे देखना होगा b क्या है। तो b मतलब ये कि जो x का गुणांक होता है वही b होता है। ये इस तरह से समझेंगे कि जो भी द्विघात बहुपद होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि मानक रूप होता है, वह ax² + bx + c बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे जो x का गुणांक है वो b है, और यहाँ पे x का गुणांक कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 मान लेंगे। तो 0 अपोन में a का मान यहाँ पे दिया गया है, x² का गुणांक यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 करेंगे, मतलब ये कि कोई भी संख्या में अगर 1 से भाग दिया जाता है, तो मतलब कोई भी संख्या से भाग दिया जाता है 0 में, तो वह 0 ही हो जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद शून्याङ्कों का गुणांक,
अच्छा, शून्यंकों का गुणनफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है C/A होता है। तो यहाँ पे C मतलब ये कि जो एक सात कंस्टेंट है, मतलब ये कि यहाँ पे C बराबर, यहाँ पे B लिख देते हैं, B बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और C बराबर यहाँ पे -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे -7 C का मान, और A का मान यहाँ पे 1 है। तो -7 में 1 से भाग देंगे तो -7 ही हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x² - 8x + k = 0 के मूल वास्तविक और समान है। तो मतलब ये कि कोई भी समीकरण का मूल वास्तविक और समान तब होता है जब d बराबर 0 होता है, यानी कि d को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं, या इसको विविक्तर भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे और d का जो फॉर्मूला होता है वो b² - 4ac होता है, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x² का गुणांक 1 है, इसलिए a बराबर 1 हो जाएगा, और b बराबर यहाँ पे हो जाएगा -8, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक -8 है, और यहाँ पे c बराबर हो जाएगा k हो जाएगा, क्योंकि e जो है वो कंस्टेंट होता है, और d बराबर यहाँ पे ऑलरेडी 0 हो जाएगा, दिया भी गया है, और यहाँ पे कह भी रहा है क्वेश्चन के आधार पर, आप समझ भी सकते हैं। तो यहाँ पे b का मान ले लेते हैं -8, तो यहाँ पे -8 का होल स्क्वायर कर देंगे, और -4, और a का मान यहाँ पे लिए हैं 1, और c का मान यहाँ पे लिए हैं k बराबर 0 लिए हैं। तो मतलब ये कि माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 8 को 2 बार गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 4k हो जाएगा, अब बराबर में 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये कंस्टेंट है और ये वेरिएबल है, मतलब ये कि इसका मान बदल सकता है। मतलब ये कि k का अगर मान 0 लेते हैं तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, अगर 1 लेते हैं तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से कोई भी संख्या अगर लेंगे तो उस तरह से मान बदलते चलेगा। तो यहाँ पे इसको बराबर के उस साइड कर लेते हैं, तो 64 बराबर लिख सकते हैं 0, और ये माइनस बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो 4k हो जाएगा, और यहाँ पे 64, और यहाँ पे इस दोनों के बीच गुना का रिलेशन है, इसलिए बराबर के इस साइड लाएंगे तो भागा में आ जाएगा, बराबर में k आ जाएगा, और इसको 16 चौका 64 हो जाएगा। यहाँ पे k का मान हो जाएगा 16। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 10 देखेंगे, द्विघात समीकरण 9x² - 12x + 4 = 0 को हल करें। तो यहाँ से हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला होता है बहुपद के आधार पे सामान्य गुणनखंड होता है, और यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दिया गया उसके आधार पे होगा। तो यहाँ पे जो द्विघात समीकरण जो होता है वो -x + √b² - 4ac होता है, अब बट्टा में 2a होता है। इसको श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। पर यहाँ पे माइनस लिख देंगे, -x + √b² - 4ac/2a को श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। इसको द्विघाती सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे -x हो जाएगा, प्लस माइनस √b², मतलब ये कि b का मान 12 हो जाएगा, -12। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, -12 का होल स्क्वायर -4, और a का मान यहाँ पे है 9, और c का मान है 4, और a का मान यहाँ पे हो जाएगा फिर से 9। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला जो होता है वो x बराबर में होता है, सॉरी x बराबर में होता है, इसको हम x मान सकते हैं। तो इतना हो गया, उसका प्लस माइनस इसको करेंगे तो 12 को 12 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -9 × 36, और 36 को 4 से गुना करेंगे तो 6 × 24 के 4 हासिल 2, 4 × 12 2 14 हो जाएगा, और पूर्ण में 18 हो जाएगा। मतलब ये कि प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, पूर्ण में 18, तो ये हो जाएगा 0 ± में। एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है।
यहाँ पे माइनस बी लिखना होगा, मिस्टेक। x बराबर माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे b का मान दिया गया 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे भी 12 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा -12। तो यहाँ पे जो हो जाएगा -12, इसका मान हो जाएगा -12 हो जाएगा इस तरह से।